आपकी जो बुक है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें पहला ही टॉपिक आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कोई भी जो बिजनेस है फाइनेंस के बिना नहीं पॉसिबल। फाइनेंस किसी भी बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड की तरह काम करता है। पैसा है तो बिजनेस चलेगा, अदरवाइज पैसे के बिना बिजनेस नहीं चल सकता। इसी चीज को, जो पैसे को मैनेज करने के लिए कंपनी में जो भी एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजमेंट वाले पर्सन जो काम करते हैं, सिर्फ पैसे की कमी कभी भी ना आए बिजनेस में, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि कंपनी में ऑलवेज ये नहीं होता कि पैसा सारा काम उधार पे होगा। अगर उधार पे है तो पैसा टाइम पे रिकवर करने का काम भी वो करते हैं। कहीं से उधार मिल रहा है तो उनको पैसे टाइम पे वापस भी करने पड़ते हैं। जो ग्रेस पीरियड हमें मिलता है उसी के अंदर अंदर ही सारा काम करना पड़ता है। प्लस नया कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो पैसा कहाँ से आएगा, कौन सी पार्टीज हमें लोन दे सकती हैं, कौन से बैंक हमें लोन दे सकते हैं, या फिर हमारी कंपनी के शेयर होल्डर कौन है, कब किन से कितना पैसा मंगाना है, ये सारा काम ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई आज से नहीं चली आ रही, ये पुरानी टाइम से चली आ रही है। हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज इकोनॉमिक स्टिल 1890 से चलती है। उसी टाइम से, क्योंकि जब राजा महाराजा भी थे तो उनमें ऐसा नहीं था कि भी कोई बंदा हिसाब साफ नहीं होता कि कहीं से भी सोना आ रहा है और पैसा आ रहा है। वहां पर भी उनके पास कुछ ना कुछ आगे बंदे रखे होते थे जो उनके काम करते थे पैसा मैनेज करने के लिए। राजा महाराजा तो बस उठा के देने के लिए काम करते थे, ये पैसा किसी को भी दे दिया। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई, लोग आगे बढ़ते चले गए, बिजनेस हमारे जैसे आज़ादी के बाद जब अपने बिजनेस स्टार्ट हुए, तब से ये काम तभी से चला रहा है। पहले होता था कि हाथ से, क्योंकि लोगों में विश्वास होता था, किसी को कोई चीज़ दे देते थे तो बंदा वापस टाइम पर कर देता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, भूल ही जाता है बंदा। आज 5 लोगों को पैसे दे दिए तो 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप मे बी स्किप करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस जब आगे आगे बढ़ेगा तो माइंड में नहीं रख सकते हम चीज़ें। इन्हीं सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही बोला जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको डेफिनेशन दी है, इट इज ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी of a business that is responsible for obtaining, effecting, utilizing the funds necessary for efficient operations। कंपनी में जो भी एफिशिएंट ऑपरेशंस हैं उनके लिए पैसा कहाँ से यूटिलाइज होगा, मीन्स हम लोग पैसा लेके आएंगे, उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, मीन्स कहाँ कहाँ पे पैसा यूज करेंगे, ताकि हमारे ऑपरेशंस में कभी भी स्लो डाउन ना आए, हम लोग ऑपरेशन रोके ना अपने, ये काम चल प्रॉपर तरीके से चलता चला जाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपको इसी में एक चीज और बोल रहे हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम है, इट इज इंडिस्पेंसिबल ऑर्गन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये बिजनेस मैनेजमेंट का एक ऑर्गन, जैसे हम बोलते हैं हमारे शरीर का एक अंग है, ये भी मतलब बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड की तरह काम ही करने वाला प्रोसेस है। इट इज मोर एनालिटिकल लेस डिस्क्रिप्टिव। ये जो प्रोसेस है ये एनालिटिकल प्रोसेस है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अभी हम लोग डिस्क्राइब करके बोल देंगे ये काम ऐसे हो जाएगा, इसमें हमें खुद एनालाइज करना पड़ता है, कहाँ से पैसा लेना है और कहाँ पर लगाना है, ये सारा काम हमें खुद प्रैक्टिकल बेस पे ही करना पड़ता है। एप्लीकेबल टू दी ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऐसी संस्था नहीं भी किसी एक के ऊपर अप्लाई होगा, कोई भी बंदा नॉर्मल बिजनेस भी कर रहा है उसको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ती है। इट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। कोई ये नहीं कि आज आपने सेटअप कर लिया, पैसा बिजनेस में लगा दिया और बिजनेस अपने आप चलता रहेगा, आपको लगातार इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन विद अनदर डिपार्टमेंट, जो भी बिजनेस में डिपार्टमेंट्स होंगे सबका आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी है। विदाउट कोऑर्डिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो सकती। बोल रहा हूँ एक बंदा अपना हिसाब किताब रख रहा है, दूसरा बंदा अपने मेमोरी से कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, अगर आपको फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पर भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपके पास पहले से ही अरेंज होगा सब कुछ, पैसा आपके पास अवेलेबल है, कहाँ पर किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, फ्यूचर में उसमें कितना पैसा हम लोग कमा सकते हैं, कहाँ पर कॉस्ट कम कर सकते हैं, ये सारे काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ही होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उसके बाद हमारे पास आता है स्कोप, कहाँ कहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है अप्लाई हो रही है। सबसे पहले इन्होंने टास्क बताए हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग एंड कंट्रोल। फाइनेंशियल एनालिसिस मीन्स कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे हम प्लानिंग का मतलब लगाएंगे, उसके बाद उसका कंट्रोल, किस तरीके से उसका रिकॉर्ड रखेंगे, वहाँ पर ये फाइनेंशियल एनालिसिस मैनेजमेंट काम कर रही है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रेफरेंस, हमारे पास पैसे की क्या कंडीशन चल रही है, मीन्स कंपनी में हमने पहले 2-3 आपके सेमेस्टर जैसे निकल गए हैं, उसमें हमने ये बात की थी कि कंपनी में पैसा किसी एक तरह का नहीं होता, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर या फिर इसके अलावा फाइनेंशियल लोन्स वगैरह मार्केट से मिल जाते हैं। हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास एनालिसिस क्या है, कहाँ कहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या है, पैसे किस हिसाब से आ सकते हैं, फिर उसमें हम प्रेफरेंस किस चीज़ को दिखाएंगे। इमरजेंसी बेस पे रिक्वायरमेंट है तो हम लोग मे बी तीनों टाइप की क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नॉर्मल बिजनेस चल रहे हैं तो हो सकता है कि इक्विटी डिवेंचर से काम चल जाए, हो सकता है अकेले इक्विटी से भी काम चल जाए। प्रॉफिट प्लानिंग, अगर पैसा आपके पास है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉफिट के लिए भी ऑलवेज देखती है, क्योंकि उनको जहाँ पैसा लगाया है उसी पैसे से पैसा ही बनाने का काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग,
फ्यूचर के लिए हम और क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास आज काम पेंडिंग है पैसे इधर-उधर, उनको फ्यूचर में कैसे खत्म करना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम है। फाइनेंशियल कंट्रोल, कभी भी पैसे की कमी ना आए, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही देख के चलती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम ये बुक भी पढ़ेंगे, जितने भी इन्होंने टॉपिक ये बताए हैं आपके सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे पास कंपनी का कैपिटल कैसा होगा, दो प्रकार का भी हो सकता है, वन टाइप का भी हो सकता है, मिक्स थ्री टाइप का भी हो सकता है। अगर इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा टाइप्स इसमें ऐड हो सकती है तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। मोस्टली वैसे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कब होता है, जब उसमें इक्विटी प्लस डिवेंचर ही होते हैं, तो उसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। फिर हमारे पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा हमारी कंपनी में लगेगा उसकी कॉस्ट क्या पड़ने वाली है, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर जो होते हैं वो आपको बिना इंटरेस्ट के तो पैसा कभी देते नहीं हैं, उनको डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट जो नेम डिवेंचर के लिए वो हमें देना ही पड़ता है। तो उसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो अलग अलग क्लास भी हमें चेक करनी पड़ती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि किसी से पैसा लेंगे तो उसमें से प्रॉफिट कमा के ही उस बंदे को पैसा वापस करने वाले हैं। थर्ड हमारे पास आ रहा है वर्किंग कैपिटल, कंपनी में लगातार डेली एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस, उसमें कितने पैसे की जरूरत है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें काम करेगी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कैपिटल बजटिंग, जो पैसा हमारे पास इकट्ठा होगा सभी प्रकार के कैपिटल का, उसको डिफरेंट डिफरेंट बजट में हमें लगाना होगा। हो सकता है कि मास्टर बजट कितना काम करें भी सारे काम एक ही जगह पे कंप्लीट हो जाए, नहीं तो सिंगल सिंगल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। परचेज, सेल, रिसीवेबल, पेमेंट्स, इन सभी प्रकार के बजट भी हमारे पास बनेंगे। फिर हमारे पास आता है कैश मैनेजमेंट, जो हमारे पास कैपिटल इकट्ठी होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद ये भी होता है कि कभी भी पैसे कंपनी में लिक्विड कैश की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर लिक्विड कैश नहीं होगा आपके पास, मे बी डे टू डे ऑपरेशन भी रुक सकते हैं, तो कैश मैनेजमेंट करना भी जरूरी होता है, मीन्स इन और आउट देखेंगे उसमें। रिसीवेबल मैनेजमेंट, जिन लोगों को उधार पे सामान आप लोगों ने दे दिया, जिनसे पैसा आपने लेना है, उनसे टाइम पर रिकवर करने का काम भी कंपनी करती है, ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही है। इसके लिए कई बार वो स्पेशल कोई बंदा फैक्टरिंग प्रोसेस भी ले लेते हैं। अगर मान लो कंपनी का मोस्टली काम उधार का है तो एक फैक्टर पर्सन को हायर कर लेंगे, जैसे किसी एजेंसी को हायर कर लेंगे जो फैक्टरिंग का काम करती है, वो पर्सन का कंपनी उधार पे काम करती चली जाएगी, अपने बिल जो है हैंड ओवर कर देगी फैक्टरिंग पर्सन को, वो बंदा टाइम टू टाइम पैसे रिकवर करता रहेगा, अपना जो उसका इंटरेस्ट होगा या कमीशन होगा बीच में रखने के बाद पैसे कंपनी के पास जमा करवाता चला जाता है। फिर हमारे पास आ रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स कंपनी के पास कभी भी स्टॉक की कमी ना हो, ये काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही देख के चलती है, क्योंकि अगर सामान पड़ा होगा तो ही प्रोडक्शन पॉसिबल है, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो कंपनी चलाने का कोई मकसद नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मीन्स हमारे पास जो भी शेयर होल्डर्स हैं या फिर इक्विटी कैपिटल है, उससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, कितना हम पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इक्विटी हमारे ऊपर बर्डन होने स्टार्ट हो जाए, हम सब लोगों को ओनर नहीं बना सकते, इक्विटी शेयर होल्डर एक कंपनी में ओनर होते हैं, अब वो लोग ये सारे ही ओनर हो जाएंगे तो मे भी काम पॉसिबल नहीं होगा। ओनर कुछ ही रहेंगे, उसका हमें बेनिफिट कितना हो रहा है ये भी इसमें चेक किया जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, हमारी जो कंपनी की बैलेंस शीट्स हैं वो कितने जीपी रेट पे बनेंगी, ये भी हमेशा मैटर करता है। कुछ कंपनी में तो होता है भी जितना प्रॉफिट, जितने का सामान आया बेच दिया, जो डिफरेंस आ गया वही प्रॉफिट ले लेते हैं। कुछ कंपनियां फिक्स चलती हैं 8%, 5%, 10%, उस रेट के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट निकालते हैं। ये चीज़ भी पहले से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेटअप करती है, चाहे हम जितना मर्जी प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग सेटअप कर देंगे कि इतने परसेंट से हमारा प्रॉफिट निकलना चाहिए। रेवेन्यू रिस्क, हमारी इनकम कहाँ कहाँ पे डाउन हो सकती है, वो रिस्क भी पहले से ही कैलकुलेट करके चलते हैं फाइनेंशियल, जिसमें कुछ इनहेरेंट रिस्क भी होते हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं होता, तो उसके लिए वो रिजर्व बना के पहले से ही चलेंगे। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या है, कभी भी पैसे की कमी आ सकती है, या फिर चलता चलता बिजनेस कभी डाउन हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट लूप फॉल में चला जाए, कोई लोग खरीदना ही बंद कर दें, तो इसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले से ही काम करती है कि टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में हम लोग कुछ आईटी सेक्टर को साथ में लेके चलें या फिर रिसर्च करते चले जाएं, कि ताकि लोगों के माइंड में हमारे प्रोडक्ट के प्रति जो टेस्ट बना हुआ है वो कभी डाउन ना हो। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क, कभी भी पैसे की कमी ना हो बिजनेस में, ये भी अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही इसमें काम करती है। वाई इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रिटिकल, एक क्वेश्चन में भी शायद आपको इस तरह 10 नंबर से बढ़ा भी सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रिटिकल क्यों है। जितने भी हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं, अगर इनमें से कोई काम बिजनेस में नहीं होंगे, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रिटिकल बोला जाता है। कहीं पर भी अगर हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड रखना भूल जाएंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे लिए किसी काम की नहीं। इसीलिए कहता है कि हम बिजनेस जब भी चलाना है तो पैसे का रिकॉर्ड होना जरूरी है। आप भी मान लो नॉर्मल आपके पास मंथली जो सैलरी मिलती है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट पहले से ही कर लेते हैं,
ऐसा तो नहीं है भी जितने पैसे आएंगे बस आज आ गए और 5 मिनट बाद खत्म हो गए, फिर एक महीना वेट करेंगे। बहुत लोगों का ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है कि पूरा महीना वेट करनी है, भाई 7 तारीख आएगी तो सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो 7 तारीख को क्या होता है, 7 तारीख को मैं भी 9, 10, 11 बजे सैलरी आई, आधे घंटे बाद हम फिर अगले महीने की वेट कर रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड पहले से ही बनाया होता। कुछ बंदे होते हैं कि उसमें पक्का है अभी इतने पैसे लगने वाले हैं, इसमें से ये लगभग अपने पास रखेंगे क्योंकि हमें पूरा मंथली जो है फ्लो लेके चलना है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रिटिकल है। अगर आप बिन सोचे समझे खर्चे करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो जितना पैसा कमा लेंगे वो खत्म ही होने वाला है। इन्होंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं, कहता फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रिटिकल क्यों है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, हेल्प कंपनीज इन एक्वायरिंग फंड्स एंड डूइंग बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग। कंपनी की हेल्प हो जाती है कि पैसा कहाँ से हम लोग लेके आ सकते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग भी इजीली बेस पे कर सकते हैं। बिजनेस एफिशिएंटली यूज एंड असाइन रिसीविंग रिसीव्ड फंड। बिजनेस को जो है एफिशिएंटली हम लोग यूज कर सकते हैं और जो भी हमारे पास पैसे आए हुए हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो। प्रॉपर का रिकॉर्ड ही नहीं है तो कहाँ पर पैसा लगाना हमें कुछ पता ही नहीं होगा। उसके बाद इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, आपकी कंपनी की वैल्यू भी उतनी ही इंक्रीज होगी क्योंकि जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड से चलेंगे तो पैसे से पैसा बनाते चले जाएंगे। प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो मे बी जो आपके साथ काम करने वाले हैं वही आपको लूट के चले जाएंगे, तो आपका बिजनेस जो डाउन भी हो सकता है। ऑफर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कभी भी जो मार्केट आपकी कंपनी की जो लाइफ चली आ रही है जिसमें पैसे की कभी कमी नहीं होती, वो चीज़ प्रॉपर लेवल चलता रहता है। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो मे बी जो लोग आपको थेफ्ट करने वाले पर्सन होंगे या फिर आपकी कंपनी में स्ट्राइक्स वगैरह पॉसिबल हो सकती हैं, तो आपका पैसा डूब सकता है। अगर प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तो पैसे की कमी नहीं होगी, आपका बिजनेस जो है स्मूथली बेस पे चलता चला जाएगा। धीरे धीरे बिजनेस में अपलिफ्ट होने डाउनफॉल में कभी नहीं आता। एड्स बिजनेस इन मेकिंग क्विक एंड क्रूशियल फाइनेंशियल डिसीजन, जल्दी से फाइनेंशियल के प्रति जो डिसीजन लेने हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही पॉसिबल है। कभी कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए ऑलवेज रेडी है। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाना है, वो आपको एकदम से पैसा बन जनरेट करके दे देंगे। फिर आता है रिलेशन ऑफ फाइनेंस विद अदर डोमेन्स। जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा बिजनेस में सिर्फ मैनेजमेंट में ही काम आ रहा है, कुछ अलग अलग बिजनेस में भी हमारे पास सेक्टर्स होंगे जिसमें बिजनेस हमारा फाइनेंस काम करता है। सबसे पहले रिलेशन फाइनेंस विद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ भी डील करेंगे। मींस इकोनॉमिक्स में कुछ अलग अलग टॉपिक है हमारे पास, जैसे कि सप्लाई डिमांड एनालिसिस। सप्लाई डिमांड एनालिसिस तभी चेक होगी जब पैसा है। पैसा होगा, आप बिजनेस लगाएंगे, आप बिजनेस मार्केट से डिमांड देखेंगे, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बना के बाहर बेचेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इनका आपस में रिलेशन बन सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक्स में ही हमने पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। मोस्टली तो बिजनेस ऐसा तो होता नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दोगे और प्रॉफिट कमा लोगे। ऑलवेज कीमत कहाँ पर कट कर सकते हैं, उन स्ट्रेटजीज को बोला जाता है, ये भी इकोनॉमिक्स में ही डील करती है। तो इनका रिलेशन आपका बोल सकते हैं कि फाइनेंस का इकोनॉमिक्स के साथ भी है। उसके बाद रिलेशन टू दी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हिसाब किताब रखना है टोटल, वो अकाउंटिंग के साथ ही पॉसिबल है। नॉर्मल एक पर्सन को बोल दिया जाए कि आप सारी चीज़ों का हिसाब किताब रख लो, पॉसिबल नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बात बोला कि आपकी नॉर्मल लाइफ में एक दो ट्रांजेक्शन आप याद रख लेंगे कि उस बंदे को इतने पैसे दिए, लेकिन बिजनेस में तो डेली बेस पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। आज किसी से पैसे लेने या देने, उसका उतना मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि 1 वीक माइंड में शार्प रहेगा। एक महीने एक हफ्ते के बाद आपके माइंड से वो स्किप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब लॉट ऑफ एंट्रीज हो जाएंगी, किस किस का कितना पैसा लेना भूल ही जाएंगे या किसका कितना पैसा देना भूल जाएंगे। तो इसका रिकॉर्ड अकाउंटिंग में ही पॉसिबल है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे कि ईआरपी, टैली, सैप, ये सब कुछ हम यूज़ करके उसमें अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग, हम जो बिजनेस कर रहे हैं पॉसिबल पैसे से है, तो सबको ही पता है बिजनेस पैसे के बिना नहीं चल सकता। लेकिन जब तक मार्केटिंग ही नहीं होगी तो पैसा किसी काम का नहीं है। हम बिजनेस खोल के बैठ जाएं, अपना प्रोडक्ट भी बना लें, कौन खरीदेगा हमारा प्रोडक्ट, ये भी तो जरूरी है। तो उसके लिए मार्केटिंग करना भी जरूरी है। मार्केटिंग करेंगे तो उसमें भी पैसा लगने वाला है। तो इनका भी आपस में एक लिंक होता है कि विदाउट मार्केटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम नहीं करती, लेकिन हाँ इनका आपस में लिंक जरूर है। मार्केटिंग अच्छी हो रखी होगी, लोग आपके पास खुद आएंगे प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आपका लगाया हुआ पैसा भी काम आएगा, फिर उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केटिंग से भी लिंक करती है। फिर हमारे पास आते हैं गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के पीछे। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी कंपनी है, चाहे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा है, पार्टनरशिप है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हैं, या फिर एक कंपनी फॉर्म है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जिस प्रकार की मर्जी कंपनी,
इन सभी कंपनियों के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उन्हें की जाती है। इसके पीछे इन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखा है मैक्रो लेवल पे, एफिशिएंट यूज ऑफ स्केल। मैक्रो लेवल क्या होता है? ऑल ओवर जो भी हमारे पास इकोनॉमी लेवल है, हम जहाँ पे बिजनेस हमारा चल रहा है, उस सारी चीज़ों को देखते हैं। वहाँ पे यही देखा जाएगा कि जो हमारे पास स्केल रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो सकते हैं, उनको कैसे यूज किया जाए। सबसे पहले बात, हम कोई भी बिजनेस की करें तो पैसा ही उनके लिए स्केल रिसोर्सेज है। आज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ कि 5 लाख लगा के कोई नॉर्मल पर्सन सिंगल ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ये 5 लाख लगातार नहीं रहने वाला। ये आज बिजनेस स्टार्ट करोगे, फटाफट ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको कहाँ कहाँ पे यूज करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। करंट एसेट में यूज करें, फिक्स में यूज करें, ये आप डिसाइड करना होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि इसको मैक्रो लेवल पे हमेशा चेक करते हैं। कोई भी पर्सन है जो भी बिजनेस चलाएगा, कंपनी है तो मे भी पैसा 50 लाख में हो सकता है, पार्टनरशिप है तो हो सकता है 20 लाख में भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो छोटा बिजनेस होगा तो 5 लाख से भी हो सकता है। तो इसको मैक्रो लेवल पे हमेशा चेक करना होता है कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। जब हम लोग माइक्रो लेवल पे चेक करते हैं, माइक्रो लेवल क्या होता है? सिर्फ इंडिविजुअल लेवल। मान लो कंपनी अगर देख रही है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या काम करेगी? वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ से होगा, कहाँ कहाँ से हम लोग अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। आज अगर मेरा प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट में चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो लगातार तो हम इस पे सफर नहीं कर सकते ना। अभी आज मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं है, जितने मेरे खर्चे निकल रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स ऐसे करने पड़ेंगे जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ सके। या तो अपनी कीमतें डाउन करो, या नई फैसिलिटीज लेके आओ, नया प्रोडक्ट लेके आओ, कुछ भी वो काम हो सकते हैं। उसके अलावा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपका कंपनी का मार्केट में नेम आए, लोग खुद आपको पसंद पसंद करें, मीन्स आपकी गुडविल मार्केट में बने। प्लस जो भी शेयर होल्डर आपकी कंपनी में जुड़े हुए हैं, उनकी लगाई हुई कैपिटल इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिसने पैसा लगाया है, अगर उसको बेनिफिट नजर नहीं आएगा तो वो 1 साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद अपना पैसा वापस ले लेगा। अगर वो उसका पैसा बढ़ रहा है तो मे बी आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। लोग खुद आएंगे आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग ऑलवेज रेडी रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि शेयर होल्डर पॉइंट क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या लिखा उन्होंने? पॉइंट लिखा कि टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स। अगर हम लोग टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लें तो हमारा प्रॉफिट अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। क्योंकि जिससे पैसा लेना है, टाइम से लेते चले जाओ, बिजनेस में लगाते चले जाओ, वही पैसा आपका पैसे से पैसा बनाता चला जाएगा। अगर जिसको एक बार उधार दे दिया, उनसे पैसा रिकवरी नहीं करवा रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी लॉस में जा सकती है। प्लस जो प्रोडक्ट आप लेके आए हुए हैं, वो आपका प्रोडक्ट जो है एक तरह से प्रॉपर होना चाहिए, जिससे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते प्रोडक्ट ऐसा दे दिया, कोई उसका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, जब फिर मार्केट में उसका कोई स्कोप नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये किसी भी कंपनी का लास्ट में पॉइंट इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से दिखाया हुआ है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। किसी भी कंपनी में ये मेन ऑब्जेक्टिव है, दो ही उन्होंने बताया थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर है। हर कोई कंपनी पहले अपनी वेल्थ को बढ़ाना स्टार्ट करे, मींस मार्केट में ये गुडविल होना उनका सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट में लोग आपको जानते हैं तो प्रॉफिट की कभी भी कमी नहीं हो सकती। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते भी कस्टमर आएगा उसको एक ही बार में लूट लेंगे, उससे पैसा कमा लेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नेम बन गया आपका कंपनी में, लोग खुद खरीदने आएंगे आपका प्रोडक्ट, आपके पास सर्विस लेने आएंगे, तो आपका अपने आप ही प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि हम लोग वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं, अपनी पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ही पॉसिबल है। ये था आपका टॉपिक जो पहला खत्म हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। कोई पॉइंट ऐसा है जो पूछने वाला तो देखिए।